ये समझने की कोशिश करूँगा कि ये एक ऐसा आंदोलन जिसने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ दिया। जलियांवाले बाग से लोगों ने इसकी तुलना शुरू कर दी कि किस तरह 4 किसानों को गाड़ी ने कुचल दिया। देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा इन्वॉल्व था। कांग्रेस पूरे देश में इसको तूल दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को इतने दिनों के बाद याद क्यों आई? और अगर डरता तो मुख्यमंत्री जाते, वहां की सुरक्षा को क्या खतरा था? 4 कार्यकर्ता मरे, वो बीजेपी के भी थे। घटना हुई थी बड़ी। अगर किसानों के भी जाते मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मण परिवार बीजेपी नेताओं के भी जाते। योगेंद्र यादव भी तो किसानों के नेता हैं। वो इन परिवारों के पास में गए और योगेंद्र यादव जी ने जो आज लाइन लिखी है, मैं वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। उन्होंने लिखा है कि शहीद किसान श्रद्धांजलि सभा में वापसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के घर गए हम लोग। परिवार ने हम पर गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछे, क्या हम किसान नहीं? हमारे बेटे का क्या कसूर? आपके साथी ने एक्शन रिएक्शन वाली बात क्यों कही? उनके सवाल कान में गूंज रहे। तो योगेंद्र यादव भी किसान नेता है। अगर वो किसानों के नुमाइंदे होकर शिवम मिश्रा बीजेपी कार्यकर्ता के घर जा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर क्यों नहीं गए? और ब्रजेश पाठक को किस स्ट्रेटजी के तहत भेजा गया है वहां पे? क्या लगता है राजेश जी? देखिए संजय, जो पार्टी की जो संरचना है भारतीय जनता पार्टी की, और हम देख रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों में, 5-7 वर्षों में कुछ ये संरचना इस तरह की हुई है कि शिखर स्तर पर जब भी कोई ऐसा बड़ा हादसा हम देखते हैं कि देश में हुआ, किसी प्रदेश में हुआ, समाज में हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, तो पार्टी के शिखर नेतृत्व से, शिखर स्तर से हमने बार बार देखा है कि एक अजीब सी चुप्पी, खामोशी ओढ़ ली जाती है। कोई कमेंट नहीं किया जाता, और जब तक शिखर नेतृत्व उस पर कुछ मुखर होता है, तब तक गंगा में पानी बहुत बह जाता है, नुकसान बहुत हो जाता है पार्टी का। एक नहीं, पिछले 7 वर्षों में आप इसके अनेक उदाहरण देखेंगे। जब जब भी बड़े मामले आए हैं, किसान आंदोलन में भी 3-4 अवसर आए, और भी कई मामले हैं। इस समय चूंकि अपन जिस मसले पर बात कर रहे हैं, उस समय उनको गिनाने का नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि जो शिखर चुप्पी है, उस चुप्पी का असर प्रादेशिक नेतृत्व पर पड़ता है, उस चुप्पी का असर प्रदेश की सरकार पे पड़ता है, संगठन पे पड़ता है। और एक तरह से उदासीनता इस तरह से होती है कि जब ऊपर से किसी को चिंता नहीं है, तो हम क्यों चिंता करें? एक बात। दूसरी बात, हमने पिछली बार भी शायद हम सारे साथी यही थे, श्रवण जी भी थे, ममता जी भी थी, दीपक भाई भी थे, आप भी थे, तब भी ये चर्चा की थी कि योगी जी 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं, और योगी के लिए इस समय सचमुच में अपना किला बचाना थोड़ा कठिन लग रहा है। और कठिन इसलिए लग रहा है कि एक तो पार्टी के भीतर से उन पर आक्रमण हो रहा है, और पार्टी के बाहर से आक्रमण हो रहा है। तीसरी बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग गए, कांग्रेस ने तो चलिए बाजी मारी इस मामले में, और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को मुकाबले में लाना है, तो हम कांग्रेस की जो जल्दबाजी है या जो शीघ्रता है वो हम समझ सकते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव गए, समाजवादी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया, उसके बाद तमाम संगठनों का एक तरह से मिला जुला और गैर राजनीतिक समागम वहां हो गया। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जो पिछले चुनाव में ऐसे शानदार बहुमत के साथ आई हो, वहां लोगों का नहीं पहुंचना, उस पार्टी का नहीं पहुंचना लोगों को परेशान करता रहा है। आप अभी ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, हालांकि मैं आमतौर पर जातिवादी राजनीति नजरिए से विश्लेषण नहीं करता, लेकिन आपने तो रायबरेली के 5 ब्राह्मणों को जिस तरह से जिंदा जलाने की बात बताई थी, और विवेक तिवारी की, मेरे पास तो जो सूची है वो 500 से भी अधिक लोगों का है, जिनमें ब्राह्मणों को बहुत सताया गया है, उनका उत्पीड़न हुआ है। तो इस 5 साल तक आप ब्राह्मणों को लगातार अपमानित करते रहें, और अवसर इसलिए जब अवसर आए तो आपको लगे कि ब्राह्मण का होना बहुत जरूरी है। ब्रजेश पाठक की अपनी सीमाएं हैं, ये हमने माना कि एक मिलनसार व्यक्तित्व हैं वो, और कई दफे पार्टी के लिए एक मुश्किलों से निकालने वाले भी साबित हुए हैं। लेकिन देखिए, हर बार वही ट्रम्प कार्ड नहीं चलता, हर बार स्थितियां नहीं होती। अगर ब्रजेश पाठक का कार्ड इस बार चल जाए, तो मैं तो बहुत बड़ी बात मानूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता भाई,
आपने कहा उस जिस परिवार का बेटा चला गया है, आप उससे कह रहे हैं अम्मा दवा टाइम पर नहीं खाती आप क्या कह रहे हैं ये? अरे इस समय दवा टाइम पर नहीं खा रहे हो, शिकायत उलाहना देने की स्थिति है ये। एक मंत्री के रूप में आप कह क्या रहे हैं भाई? या दवा खाती भी हैं और नहीं भी खाती हैं, वो तो आप चले जाएंगे, उसके बाद वो दवा फिर भी टाइम पे नहीं खाएगी। 70+ जो लोग होते हैं, उनको आसान नहीं होता है वक्त पे दवा देना, हम जानते हैं। लेकिन बेटा जो जिसका गया है, आप उसका तो सिर्फ एक ही मामले में उनका जो उनको शांति मिल सकती है, वो ये है कि जब केंद्रीय राज्य मंत्री का इस्तीफा हो, उनकी गिरफ्तारी हो। उनके बेटे को तो चलिए गिरफ्तारी हो ही गई है, लेकिन पार्टी और सरकार को ये बताना पड़ेगा कि वो असल में वर्गों से किस तरह से बिहेव करेगी। क्योंकि हमने देखा है कि 5 वर्षों में अगर ब्राह्मण नाराज है तो कोई व्यापारी खुश नहीं है। वर्ग की बात अगर करें तो व्यापारी वर्ग भी बहुत खुश नहीं है, नौजवान भी बहुत खुश नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े तो दीपक जी की जबान पर रटे हुए होंगे और दीपक शायद बताएंगे भी कि बेरोजगारी के आंकड़े किस तरह से उत्तर प्रदेश की एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। तो एक तरफ तो वर्ग नाराज हैं आपसे, एक तरफ आपको सामना करना है व्यवस्था विरोधी वोटों से, दूसरी तरफ आपको सामना करना है जो कांग्रेस की जो प्रोएक्टिव जिस तरह से हुई है। पिछले चुनाव में तो कांग्रेस उस तरह से नहीं थी। तो इस तरह से कई कारण हैं जो इस समय सरकार के सामने चारों तरफ से घेराबंदी कर रहे हैं। और अंतिम बात मैं कहकर फिर अगले राउंड के लिए बातचीत रखूंगा कि देखिए, मुकाबले में सबसे बड़ा खतरा किसको है योगी सरकार को? समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव अकेले मोर्चा संभाले हुए नजर आते हैं। कांग्रेस तो मुकाबले में आने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी भी यही चाहेगी कि ये मामला द्विकोणीय ना होकर त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो जाए। हो सकता है कि शिवपाल का रथ का खर्चा भी किसी ने उठाया हो, तो आप कह नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुकोणीय हो जाए, त्रिकोणीय हो जाए, चतुष्कोणीय हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा है। अब ऐसे मौके पर देखना है कि आने वाले दिन क्या संकेत देते हैं। जी संजय। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। राजेश जी, एक लाइन है, आप तो चूंकि आप तो इतने क्रिएटिव आदमी हैं, आपने तो तमाम डॉक्यूमेंट्री फिल्में जाने क्या क्या किया, मतलब पत्रकारिता के तो आप विकिपीडिया हैं। एक लाइन है ना, बड़ी मेहरबान, बड़ी देर कर दी हजूर आते आते, इसी तरह की एक लाइन थी ना, बड़ी फेमस लाइन थी वो। तो क्या इस मामले में भी ऐसा नहीं हुआ है कि अम्मा की दवाई पूछते पूछते हजूर ने बहुत देर कर दी? देर तो बहुत हो गई है संजय, वाकई में देर बहुत हो गई है। इसलिए कि अब जितनी देर हुई है, इसमें जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो अब पार्टी के लिए एक्सपायरी डेट की मेडिसिन बन गए। और जब तक पार्टी उनको आजमाएगी, ये पार्टी की देह पर रिएक्ट करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं कि अगर एक शुभम मिश्रा के परिवार पर या एक परिवार के यहाँ जाकर ब्रजेश पाठक क्या सारे ब्राह्मणों को खुश कर लेंगे? मैंने अभी जो बात कही थी कि 2 आधार हैं। एक आधार वो है कि जो जाति का आधार है और दूसरा आधार वो है जो कारोबारी आधार है। तो एक शुभम मिश्रा के यहाँ जाकर के अगर ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के वोट सुनिश्चित कर सकते हैं, तो क्या वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही लाखों किसान ब्राह्मण हैं? कितने परिवार ऐसे होंगे जो ब्राह्मण हैं और खेती किसानी ही उनका मूल व्यवसाय है? हम सब लोगों का तो है ही, रहा ही है। भले ही आज हम लोग मतलब हमारी पीढ़ी नहीं कर रही है, लेकिन किसानी तो है ही। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि अभी भी अब ये बात हमें थोड़ा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा संजय, कि अब ये फिसल रहा है बाजी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से। और बाजी फिसलने का मतलब ये है कि किसान ब्राह्मण भी है, किसान सिख भी है, किसान मुस्लिम भी है, किसान ओबीसी वाला भी है, सारे वर्ग किसान है। तो अब कोई एक पैगंबर ऐसा नहीं हो सकता, कोई फरिश्ता देवदूत ऐसा नहीं हो सकता जो एक ऐसा कॉल करेगा और सारे ब्राह्मण उसके खेमे में जाकर के वो वोट दे देंगे। भाई एक ब्राह्मण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना हुआ है और दूसरा ब्राह्मण घर पे जाकर अम्मा अम्मा कह के दवाई नहीं खाई और ये कर रहा है। तो आप क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण इतने बेवकूफ हैं कि वो उन्हें सच और गलत का, झूठ और सच का कोई फर्क करना नहीं आता है? अब मत भूलिए
2021 का हिंदुस्तान है। दूसरी बात ये कि अगर आपको याद हो कि मायावती की पार्टी को पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरह से झटका लगा था, वो झटका क्या था? अगर जाति के आधार पर वोट सुरक्षित होते होते तो फिर मायावती का ये हाल तो नहीं होता। दूसरी बात, श्रवण जी ने जो अभी बात कही है कि ये अगर कोई संभावना बन सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी, बंटने की कोशिश करेगी, जो एक जमाने में 50 साल पहले कांग्रेस किया करती थी। अगर ये कोशिश करते हैं तो अखिलेश यादव और कांग्रेस अगर किसी तरह से भी साथ आए, मतलब कुछ सीटों पर साथ आए, कुछ सीटों पर दोस्ताना फ्रेंडली फाइट हो, क्योंकि अखिलेश ने एक बार कांग्रेस के साथ भी देख लिया और दूसरी बार बुआ जी के साथ भी देख लिया। दोनों बार उनका अनुभव लेकिन इस अलग रहा। दोनों बार ही उनका मतलब कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं। इस बार कांग्रेस भले ही एक चेहरा प्रस्तुत ना करे, मगर चेहरे के तौर पर प्रियंका गांधी आ चुकी हैं। राहुल को रिप्लेस प्रियंका नहीं कर सकती हैं और प्रियंका के लिए पार्टी में यूपी की महासचिव हैं। तो प्रियंका गांधी के लिए अगर कोई जगह बनती है तो वो उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही निकलती है। तो कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी पर दांव लगा सकती है तो अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। आज की तारीख में अखिलेश यादव का अपर हैंड है, लेकिन अगर उन्होंने वक्त की नजाकत नहीं समझी तो शायद स्थितियां उलट भी हो सकती हैं। संजय।